Good morning, students. Today we have to start lesson third. An empire across three continents. 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य. एक बहुत बड़ा एम्पायर जो एक कॉन्टिनेंट में नहीं बल्कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था. जो मेसोपोटामियन था वो वेस्ट एशिया में था. एशिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसके सिर्फ पश्चिमी हिस्से में वेस्ट जो पार्ट था एशिया का, वहां पे मेसोपोटामिया जो थी वो सिविलाइजेशन वो वहां पे विकसित हुई थी. पर ये जो रोमन एम्पायर है, इसका नाम है रोमन एम्पायर. एन एम्पायर मतलब रोमन एम्पायर के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे. ये 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था और इतना विशाल था, ये इतना बड़ा था कि इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, बहुत सारी कल्चर्स थी. तो ये लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे. द रोमन एम्पायर कवर्ड अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी दैट इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ यूरोप एज वी नो इट टुडे एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द फर्टाइल क्रीसेंट एंड नॉर्थ अफ्रीका. रोमन एम्पायर जो था एक बहुत बड़े एरिया पे, बहुत बड़े क्षेत्र पे ये फैला हुआ था, उसको कवर करता था. दैट इंक्लूडेड जिसमें शामिल था मोस्ट ऑफ यूरोप एज वी नो इट टुडे. आज के टाइम में जो प्रेजेंट डे यूरोप है जिसको आज हम जानते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा इसमें शामिल था. एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द फर्टाइल क्रीसेंट. फर्टाइल का मतलब होता है उर्वर, उपजाऊ, और क्रीसेंट का मतलब होता है जो आधे चांद के आकार का हो. यहाँ पे फर्टाइल क्रीसेंट का मतलब है जो मेसोपोटामिया का वेस्ट पार्ट था वो हिस्सा, वो भी इसमें शामिल था क्योंकि ये मेसोपोटामियन कल्चर के बाद ये विकसित हुआ था रोमन एम्पायर. तो उसका जो फर्टाइल क्रीसेंट है, इसको पश्चिम एशिया का जो हिस्सा है उसको हम फर्टाइल क्रीसेंट कहेंगे. एंड नॉर्थ अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका नॉर्दर्न पार्ट, ये 3 महाद्वीप इसमें शामिल थे. मोस्ट ऑफ यूरोप, फर्टाइल क्रीसेंट यानी कि वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका. इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट द वे दिस एम्पायर वाज ऑर्गेनाइज्ड. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो एम्पायर था वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज था, किस तरीके से इसका गठन किया गया था. द पॉलिटिकल फोर्सेस दैट शेप्ड इट्स डेस्टिनी एंड सोशल ग्रुप्स इनटू विच पीपल वर डिवाइडेड. और हम इसमें देखेंगे कि कौन सी राजनीतिक जो ताकतें थी, उन्होंने इसके किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को शेप दी, आकार दिया. एंड सोशल ग्रुप्स, और कौन से जो सामाजिक वर्ग थे उनमें लोग बटे हुए थे, किन किन सामाजिक वर्गों में लोग डिवाइड थे. यू विल सी दैट द एम्पायर एम्ब्रेस्ड अ वेल्थ ऑफ लोकल कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस. और आप ये देखोगे कि जो ये एम्पायर था ये स्थानीय संस्कृतियों और भाषाओं की जो संपत्ति थी उससे ये संपन्न था. That women had a stronger legal position than they do in many countries today. बहुत सारे देशों में आज के टाइम में जो लोग लीगल पोजीशन है विमेन की, औरतों की, उसकी बजाय बहुत अच्छी, स्ट्रोंगर, मजबूत लीगल पोजीशन उस टाइम इस रोमन एम्पायर में महिलाओं के पास थी. बट ऑल्सो दैट मच ऑफ द इकोनॉमी वॉज रन ऑन स्लेव लेबर. पर इसमें एक बात और थी कि इस रोमन एम्पायर की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो स्लेव लेबर पे चलती थी. जो दास श्रम था, दास लोग जो मजदूरी करते थे, मजदूर के रूप में काम करते थे, तो उससे इनकी इकोनॉमी चलती थी. डिनाइंग फ्रीडम टू द सब्सटेंशियल नंबर्स ऑफ पर्सन्स. और बहुत सारे जो लोग थे उन लोगों का अधिकांश जो हिस्सा था, संख्या थी अधिकांश, सब्सटेंशियल नंबर, वो फ्रीडम से वंचित थी, स्वतंत्रता से वंचित थी. फ्रॉम द 5th century ऑन द एम्पायर फेल अपार्ट इन द वेस्ट. और 5वीं शताब्दी और उसके बाद जो साम्राज्य था उसका पतन हो गया वेस्ट में, पश्चिम में यानी कि यूरोप में. बट रिमेन इंटैक्ट. इंटैक्ट का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जिसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम अखंड कहते हैं. और ये अखंड बना रहा एंड एक्सेप्शनली प्रोस्पर्स, और बहुत ज्यादा समृद्ध बना रहा इन इट्स ईस्टर्न हाफ, अपने आधे पूर्वी हिस्से में. द खलीफेट विच यू विल रीड अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर. खलीफेट मतलब खिलाफत,
खिलाफत आंदोलन आपने पढ़ा होगा गांधी जी के नेशनल मूवमेंट में, तो यहीं से उसका विचार आया था। खलीफा जो खिलाफत आंदोलन था, खलीफेट के बारे में चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे, विच यू विल रीड अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर। बट ऑन दिस प्रोस्पेरिटी, बिल्ट ऑन दिस प्रोस्पेरिटी, और जो खलीफेट था वो भी समृद्धि के ऊपर ही उसकी नींव रखी गई। जो खलीफा थे या मुस्लिम धर्म का आगमन हुआ था, वो इस रोमन एम्पायर की प्रोस्पेरिटी की वजह से ही उसकी जो नींव थी वो शुरू हुई थी। एंड इनहेरिटेड इट्स अर्बन एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, और इसकी जो शहरी और धार्मिक परंपराएं थी वो उनको विरासत के रूप में मिली थी। लेट्स रीड अ मैप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज इन हिंदी मीडियम, क्योंकि मेरे पास जो इंग्लिश मीडियम बुक है उसमें ये क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए ये यहाँ से मैंने हिंदी मीडियम बुक से लिया है। यहाँ आप देख सकते हो ये जो है नीचे, ये सारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न पार्ट इसमें शामिल था। इसके अलावा ये सारा जो है ये यूरोप है, यूरोप कॉन्टिनेंट ये इसमें शामिल था, और ये वाला हिस्सा जो है ये वेस्ट एशिया है। यहाँ एक वर्ड आया था क्रीसेंट, तो ये अर्धचंद्राकार उसका मीनिंग था, इसीलिए इसको अर्धचंद्राकार कहा गया, कि जैसे आधा चांद होता है ये वाला हिस्सा। यहाँ पे सीरिया, लीबिया, ये सारा मेसोपोटामिया में हम पढ़ चुके हैं। लाल सागर के इस साइड हमने जो हॉट डेजर्ट पढ़ा था मेसोपोटामिया में, तो यहाँ तक मेसोपोटामिया की कल्चर थी। और इससे वेस्ट की साइड जहाँ पे यूरोप या फिर अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट ये शामिल था, इसमें ये यहाँ पे रोमन एम्पायर विकसित हुआ। ये मेडिटेरियन सी है जिसको भूमध्य सागर लिखा हुआ है। इस मेडिटेरियन सी में ये एक कंट्री है इटली, प्रेजेंट डे इटली है ये, और यहाँ पे ये जो रोम है ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से ये सारा शासन चलता था, जिसको रोमन एम्पायर कहा गया। रोम इसकी कैपिटल थी, इसीलिए इसको रोमन एम्पायर कहा गया। और यहाँ से ये राइन रिवर, डैन्यूब रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नेम्स आएंगे बार बार इस लेसन में। इसके अलावा ये जो यहाँ पे नील रिवर है, मिस्र जिसको इजिप्ट कहा जाता है, यहाँ से ये निकलती है। ये सारा एरिया इसमें शामिल था रोमन एम्पायर में। ये काला सागर, लाल सागर, ये आपको एक जनरल नॉलेज के लिए सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मैप में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये जो एल्पस है, एल्पस बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं यूरोप में, और इसी वजह से जो स्विट्जरलैंड है वो मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री कहा जाता है, क्योंकि ये इटली से ऊपर यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, और यहाँ ये जर्मनी, इधर जर्मनी है, फिर फ्रांस, ये स्पेन, पुर्तगाल आज के टाइम के। तो ये यूरोप का और नॉर्दर्न अफ्रीका का मैप है, और थोड़ा सा हिस्सा इसमें वेस्ट एशिया का, जिसको फ्रेटाइल क्रिसेंट यानी कि उपजाऊ अर्धचंद्राकार हिस्सा, इसको ये कहा जाता है। रोमन हिस्टोरियंस हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेज टू गो ऑन। रोम के इतिहासकारों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में सोर्सेज थे, स्रोत थे इस रोमन एम्पायर के बारे में जानने के लिए, विच वी कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, जिनको हम विस्तृत रूप से 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक टेक्स्ट मतलब जो हमारे पास रिटन मटेरियल है, पाठ्य पुस्तक के रूप में होता है, जो डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, और मटेरियल रिमेन्स होते हैं, जैसे कि जो पोट्री है या जो खंडर है, बिल्डिंग्स जो पुरानी हैं, वो मटेरियल के रूप में हमारे सामने उनके जो रिमेन्स बचे हुए हैं वो सोर्स का काम करते हैं रोमन एम्पायर को जानने के लिए, कि उस टाइम में कैसी बिल्डिंग्स बनती थी, पोट्री कैसी थी, या दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स क्या यूज़ होते थे। तो इनके थ्रू हमें जानकारी मिलती है कि रोमन एम्पायर क्या था। हम इसको कल कंटिन्यू रखेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस लेसन के बारे में आज।